आज हमारे देश की महंगाई लगातार बढ़ रही है, लेकिन एक मिडिल क्लास व्यक्ति की इनकम लगातार नीचे आ रही है। रोजमर्रा वाली चीजें पहले से 2 से 3 गुना बढ़ चुकी हैं। फॉर एग्जाम्पल, जो व्यक्ति पहले 8 से 10 हज़ार में अपने घर का खर्च इजीली चला लेता था, आज वही घर का खर्चा चलाने के लिए 25 से 30 हज़ार रुपये फूकने पड़ते हैं। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ महंगाई बढ़ रही है, इसके साथ बढ़ रही है एक और चीज़, अनएम्प्लॉयमेंट यानी कि बेरोजगारी। टमाटर प्याज जो लोअर क्लास से लेकर अपर क्लास के हर घर में खाया जाता है, वो भी 70 रुपये किलो बिक रहा है। दूध के प्राइस तो लगातार इंक्रीज हो रहे हैं और फ्रूट तो लग्जरी हो चुके हैं। सिर्फ इस साल की फूड इन्फ्लेशन 11% बढ़ चुकी है और 11% तो आपकी कंपनी ने आपको इंक्रीमेंट भी नहीं दिया होगा। यहाँ तक कि 1 साल की एफडी भी आपको इतना रिटर्न नहीं देती जितना रोजमर्रा वाली चीज़ें महंगी हो चुकी हैं। और कॉरपोरेट में जॉब करने वालों की सच्चाई तो ये है कि उनकी सैलरी कब आती है और कब चली जाती है, उनको खुद को पता नहीं चलता। टैक्स नामक बीमारी से हमारी जेब से जबरदस्ती पैसे निकलवाए जा रहे हैं। पहले सैलरी पर 30% टैक्स दो और फिर खाने पीने की चीज़ों पे 18 से 20% टैक्स दो, और गलती से साल की आपने कुछ सेविंग भी कर ली तो उसमें भी आपको टैक्स देना पड़ेगा। बच्चे के दूध पे टैक्स लगाते हो, आटा दाल चावल पे टैक्स लगाते हो, हिंदुस्तान के गरीब आदमी का खून चूसने का काम करते हो। यह सरकार किसके लिए चल रही है? और बदले में हमें मिलता क्या है? पीने का गंदा पानी, टूटी हुई रोडें, पॉल्यूशन, खाने पीने की चीज़ों में मिलावट। इन्हीं सब चीज़ों के लिए तो हम टैक्स देते हैं, है ना। अब तो हमारे देश के लोगों की लाइफ की एक्सपेक्टेशन कम होने लगी है और बढ़ रही है सिर्फ 3 चीज़ें, महंगाई, टैक्स और अनएम्प्लॉयमेंट। आज हमारे देश का हर व्यक्ति जिससे परेशान है वो है महंगाई, जिसका मॉडर्न और फैंसी नाम है इन्फ्लेशन, जिसने हर व्यक्ति की हालत ढीली कर रखी है। या यूँ कहें, महंगाई आसमान छू रही है। तो बिना किसी बकवास के हम सीधा पॉइंट पे आते हैं। आज भारत की रियलिटी ये है कि जो हमारे लिए सबसे ज़्यादा जरूरी चीज़ें हैं, जो एक गरीब से लेकर अमीर तक यूज़ करता है, जैसे दालें, सब्जियां, फल, कुकिंग ऑयल, सब कुछ महंगा हो चुका है। खुद गवर्नमेंट का डाटा कहता है कि ओवरऑल इन्फ्लेशन 6.2% है, लेकिन जो फूड इन्फ्लेशन है वो 11% को क्रॉस कर चुका है। और सब्जियों के दाम तो पिछले 5 साल में हाईएस्ट रेट पर है। पिछले 1 साल में सब्जियां 42% महंगी हुई हैं। टमाटर प्याज जिसके बिना कोई सब्जी नहीं बन सकती, वो आज 70 रुपये किलो बिक रहा है। सब्जी बनाने वाला कुकिंग ऑयल जो हर घर में यूज़ होता है, वो 70% बाहर से इंडिया में इंपोर्ट किया जाता है। लेकिन अब यहाँ पे ये हुआ कि महाराष्ट्र में इलेक्शन थे। महाराष्ट्र सोयाबीन प्रोड्यूस का 2nd लार्जेस्ट स्टेट है, इसलिए गवर्नमेंट ने इस ऑयल के इंपोर्ट पे सीधा 20% टैक्स लगा दिया ताकि महाराष्ट्र के फार्मर को फायदा हो और उनका वोट इनको मिल सके। जिसके कारण सिर्फ 1 महीने में ऑयल के रेट 13% इंक्रीज हो गए। फॉर्चून का कच्ची घानी जो कुछ समय पहले 130-140 का बिक रहा था, आज वो सीधा 160 में बिक रहा है। यहाँ पे सरकार का काम तो हो गया, लेकिन इस महंगाई में मर कौन रहा है? हम जैसे लोग। और यहीं फ्रूट के रेट भी जो छठ और दिवाली पे बढ़ चुके थे, लेकिन आज भी इनके रेट वहीं पर हैं। आज भी इनके रेट कम नहीं हुए। आज नारियल 70 रुपये का एक बिक रहा है, केले भी 70 रुपये दर्जन पहुँच गए और सेब ने तो 200 का आंकड़ा पार कर लिया। और ऐसे दालों के रेट भी लगातार बढ़ते जा रहे हैं। पिछले 2 महीने में दालों के रेट 5 से 10 रुपये बढ़ चुके हैं। दिखने में तो ये 5-10 रुपये कुछ भी नहीं लगते, लेकिन जब घर का बजट बनता है, जब घर के खर्चे निकलते हैं, तो यही 5-10 रुपये कितनी गहरी चोट देकर जाते हैं, ये उससे पूछिए जो घर का खर्चा चलाता है। पिछले 2 सालों में वेरका, अमूल, मदर डेयरी जैसी कंपनी ने भी अपने रेट बढ़ा दिए, जिससे कि दूध और सारे मिल्क प्रोडक्ट के रेट बढ़ गए हैं, जिसकी वजह से एक डेटा के अकॉर्डिंग 20% लोगों ने दूध पीना कम कर दिया और लोग सस्ते वाले दूध पीने पर मजबूर हो चुके हैं। महंगाई का असर लाइफ के हर एस्पेक्ट पे दिख रहा है और एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग भारत का इन्फ्लेशन रेट एशिया में सबसे हाईएस्ट है। हॉस्पिटल में इलाज करवाने की कॉस्ट हर साल 14% इंक्रीज हो रही है और इसलिए आज व्यक्ति को हेल्थ इंश्योरेंस लेना बहुत जरूरी हो गया है। लेकिन हैरानी की बात तो यह है कि हेल्थ इंश्योरेंस पे भी इन्फ्लेशन 15% क्रॉस कर चुका है। मतलब आपको अपनी हेल्थ को बचाने के लिए अगर आप हेल्थ इंश्योरेंस लेंगे तो उस पर भी आपको महंगाई के थप्पड़ खाने पड़ेंगे। और इतना ही नहीं, अगर आप हेल्थ पॉलिसी कोई ले भी लेंगे तो उस पर भी आसानी से क्लेम नहीं मिलता, उस पर भी आपको 50 जगह धक्के खाने पड़ते हैं। आज भारत में 43% पॉलिसी होल्डर को क्लेम करने के लिए ऐसी प्रॉब्लम को फेस करना पड़ता है। इस ग्राफ को देखो, इसमें मार्च 2021 से लेकर दिसंबर 2023 तक इन्फ्लेशन डेटा है। आप खुद देख सकते हो कि ये ग्राफ लगातार बढ़ते जा रहा है। पिछले सितंबर इन्फ्लेशन रेट 9.34% था, लेकिन इस अक्टूबर ये इन्फ्लेशन रेट बढ़कर 10.87% तक पहुंच गया। 2022 में रसिया और यूक्रेन वॉर स्टार्ट हुई थी, इसलिए ये इन्फ्लेशन काफ़ी ऊपर चला गया था। पेट्रोल के प्राइस बढ़ गए, ट्रांसपोर्टेशन बढ़ी और खाने पीने की चीज़ें भी महंगी हो गई थी। लेकिन अगर आप नोटिस करोगे, उस समय भी इतनी महंगाई नहीं थी जितनी कि आज है। पहली बार पेट्रोल के दाम जो रसिया यूक्रेन वॉर के टाइम 100 के पार पहुंच गए थे, वो आज भी लगभग उतने ही पे हैं। जबकि आज भारत रसिया से क्रूड ऑयल लेकर यूरोप में सप्लाई करता है।
एक साधारण व्यक्ति अपनी एसेंशियल चीज़ें नहीं खरीद पा रहा है तो वो नॉन एसेंशियल चीज़ों पे कहाँ से खर्चा करेगा। और इसका सबसे ज़्यादा असर देखने को मिला है डाइनिंग, फैशन और एंटरटेनमेंट में। सोशल मीडिया पे हमें देखने को मिलता है कि दिलजीत के शो की 33,000 की टिकट लोग कैसे खरीद रहे हैं, लाख लाख रुपए की टिकट लोग ब्लैक में खरीद रहे हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि वो हमारे देश की सिर्फ छोटी सी आबादी है, बट जो लार्जेस्ट मिडिल क्लास लोग हैं वो सफ़र कर रहे हैं। आज महंगाई के टाइम एक मिडिल क्लास व्यक्ति की सेविंग कम होती है, और सेविंग कम होगी तो स्पेंडिंग भी कम होगी। स्पेंडिंग कम हो गई है तो डिमांड भी कम हो गई है, और डिमांड कम होने की वजह से मैन्युफैक्चरिंग भी कम होती जाती है, और इसलिए मैन्युफैक्चरिंग 11 मंथ के सबसे लो पर आ चुकी है, जिसका सीधा इम्पैक्ट हमारी जीडीपी पे पड़ता है। और सिर्फ इतना ही नहीं, छोटे शहरों और रूरल एरियो की हालत तो और भी ज़्यादा ख़राब है। वहाँ तो महंगाई टाइम के साथ बढ़ रही है, लेकिन जो उनकी तनख्वाह है, जो उनकी सैलरी है, वो टाइम के साथ घटती जा रही है। गवर्नमेंट का खुद का डाटा कहता है कि रूरल एरिया में वर्कर की इनकम 8,842 रुपये है, जबकि 2017 और 18 में ये इनकम 9,000 के पार थी। उस टाइम भी ये इनकम काफ़ी कम थी, लेकिन अब ये इनकम बढ़ने की बजाय और घटती जा रही है। पेट्रोल प्राइस, ट्रांसपोर्टेशन, इंपोर्ट ड्यूटी, सारी सरकारी चीज़ें सरकार के हाथ में होती हैं, लेकिन सरकार इसको घटाने की बजाय और बढ़ा रही है ताकि आम आदमी का खून चूसा जा सके। देखो दोस्तों, एक आम आदमी को जीडीपी और इन्फ्लेशन रेट से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उसको फ़र्क पड़ता है तो रोज़मर्रा की चीज़ों से, जो हर रोज़ घर में यूज़ हो रही हैं। उसको तब फ़र्क पड़ता है जब वो बाज़ार में रोज़मर्रा की चीज़ों पे महंगाई के कारण 10 रुपये एक्स्ट्रा देता है। आज अपर क्लास वाला व्यक्ति तो अमीर हो रहा है, लेकिन मिडिल क्लास वाला व्यक्ति वो लोअर क्लास में जा रहा है। और ये सिर्फ फूड इन्फ्लेशन की वजह से नहीं, इसके पीछे और भी फैक्टर है, जिसका मेजर पार्ट है टैक्स। सरकार ने टैक्स सिस्टम को सिंप्लीफाई करने के लिए जीएसटी इंट्रोड्यूस किया था, और आज यही सरकार हेल्थ इंश्योरेंस और रोजमर्रा की खाने पीने की चीज़ों पे 18% टैक्स ले रही है। लेकिन इतना टैक्स लेने के बाद भी वो शहर को साफ नहीं रख पा रही है, हमें अच्छी क्वालिटी का पानी नहीं दे पा रही है, रोड अच्छी नहीं हो पा रही है, वो पॉल्यूशन को ख़त्म नहीं कर पा रही है, लेकिन एयर प्योरीफायर पे 18% जीएसटी लगा रही है। बट वाई? आज नॉर्दर्न भारत में 2 से 3 महीने छोड़कर पूरे साल गर्मी रहती है, जिसके कारण बिना एसी के रहना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन फिर भी सरकार एसी को लग्जरी आइटम में इंक्लूड करती है और हमसे 28% जीएसटी लेती है। वहीं अगर आप कार लेने चले जाओ तो आपको जीएसटी के बोझ के तले दबा दिया जाएगा। ऑल्टो जैसी छोटी गाड़ियों पे 30% और मिड गाड़ियों पे, जो भारत में सबसे ज़्यादा बिकती हैं, उन पे 43% कंपनी को टैक्स देना पड़ता है। लेकिन कंपनी ये टैक्स अपनी जेब से खर्च नहीं करती, ये आपसे ही वसूलती है। और ये बात यहीं ख़त्म नहीं होती। साल में अगर आपने कुछ सेव कर भी लिया तो सरकार को उसमें से भी हिस्सा चाहिए। इस साल सरकार ने LTCG यानी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स के टैक्स को बढ़ाकर 10% से 12.5% कर दिया, और STCG यानी शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स के टैक्स को बढ़ाकर 15% से 20% कर दिया। यानी कि म्यूचुअल फंड, स्टॉक, रियल एस्टेट को जब आप लॉन्ग टर्म में बेचोगे तो आपको उस पर भी 12.5% टैक्स देना पड़ेगा, और शॉर्ट टर्म में 15 की जगह 20% टैक्स लगेगा। और यहीं अगर आपने FD कराई है, अगर उसका इंटरेस्ट 40,000 से ज़्यादा हो गया तो उस पर भी सरकार को TDS चाहिए। मतलब सब कुछ मिलाकर सरकार को हमारी आधी इनकम तो चाहिए ही चाहिए। या यूँ कह लो, हम 6 महीने तो अपने लिए काम करते हैं और 6 महीने सरकार के लिए काम करते हैं। और अब आते हैं रियल एस्टेट पे। रियल एस्टेट के प्राइस तो इतने ओवर प्राइस्ड है कि एक मिडिल क्लास वाला व्यक्ति घर लेने की सोच भी नहीं सकता। नोएडा और गुड़गांव जैसे शहर में एक 2 BHK का फ्लैट लेने के लिए 1.5 करोड़ से ज़्यादा खर्च करने पड़ते हैं। दिल्ली, मुंबई, पुणे, बेंगलुरु, आप कहीं भी घर लेने जाओगे तो कम से कम 1 करोड़ तो आपको खर्च करने ही पड़ेंगे। इंदौर, जयपुर, लखनऊ जैसे Tier 2 सिटी में भी मेट्रो सिटी जैसे प्राइस है। इन सिटी में इतने महंगे घर लेने के बाद बदले में आपको मिलता क्या है? पॉल्यूशन, खराब क्वालिटी का पानी, टूटी हुई रोडें, टैक्स। हमारे देश में मिडिल क्लास वाला व्यक्ति घर तो लोन लेकर ही लेता है, लेकिन आज हालत ये हो गई है कि वो लोन लेने के लिए भी कतरा रहा है, क्योंकि जो कि कोई सिक्योरिटी नहीं है, आज है कल नहीं है। हमारे देश में महंगाई के साथ साथ अनएम्प्लॉयमेंट भी तो बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, और यहाँ तक कि IIT और IIM वाले स्टूडेंट भी इस साल 38% बेरोजगार रहे हैं। और ये सारे रीज़न इंडिकेट करते हैं कि हमारी GDP में स्लो डाउन आ रहा है, जिसका इम्पैक्ट हमारी GDP पे डायरेक्ट रिफ्लेक्ट करता है। देखो दोस्तों, इस महंगाई को कम करना पूरी तरह गवर्नमेंट के हाथ में है। जब तक गवर्नमेंट नहीं चाहेगी, इस महंगाई को कम नहीं किया जा सकता, इस इन्फ्लेशन रेट को कम नहीं किया जा सकता, और हमारे देश की यंग जनरेशन को भी इसमें साथ देना पड़ेगा। हमारी वर्कफोर्स इंडिया की सबसे यंग और लार्जेस्ट है, बस कमी कहाँ है? कमी इतनी है कि हम उनके पोटेंशियल को सही से यूज़ नहीं कर पा रहे हैं। अनएम्प्लॉयमेंट महंगाई के साथ बढ़ती जा रही है, सैलरी घटती जा रही है, लोगों के पास पैसा है नहीं। और यही जब हमारे देश के लोगों को इलेक्शन में कुछ करने की बारी आती है तो यही पॉलिटिकल पार्टीज उनको हिंदू, मुसलमान और मंदिर मस्जिद का लॉलीपॉप पकड़ा देती हैं, ताकि वो ये चूसने में बिजी रहें और रियल इश्यूज पे बात ही ना हो सके।